सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज डॉक्टर काउंट सीजर मेटी जी का 215वां जन्म दिवस है। इसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत छोटों को आशीर्वाद और बड़ों को प्रणाम। सहपाठियों को नमस्कार। जो साथ में पढ़ने वाले चिकित्सक गण रहे वो, या आज जो साथ में कोर्सेस को पढ़ रहे हैं वो, ये एक NHEH BSc कोर्स के कंसेप्ट के तहत अभी ठंड का प्रकोप भारत में सभी जगह है और इस टाइम पे व्यक्ति को, जो चिकित्सक हैं, उन्हें अस्थमा, दमा या ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में आज क्लास देने आया हूँ, कंसेप्ट क्लियर करने आया हूँ। अस्थमा दो प्रकार का होता है। एक ब्रोंकियल अस्थमा जो लंग्स ड्यू टू लंग्स होता है, एक कार्डिक अस्थमा जो ड्यू टू हार्ट होता है। आज ड्यू टू लंग्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें दमा और ब्रोंकियल अस्थमा कहना मतलब होता है अस्थमा। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें श्वास रोग, तमक श्वास, एक्जिमा, श्वास की बीमारी, अस्थमा, एक्जिमा, आवेगी, दुख, श्वासन और पैरोक्सिमल डिस्नोपिया भी कहा जाता है। इसे हम ब्रोंकियल अस्थमा भी कहते हैं। रोग का परिचय देना जरूरी है। श्वासनियों या श्वास नलिकाओं में ऐंठन आ जाने के कारण उत्पन्न श्वास लेने में कठिनाई, जिसमें शॉय शॉय की आवाज़ निकलती है लंग्स से। कहाँ से निकलती है इसकी जानकारी मैंने इलेक्ट्रोहोमोपैथी की जो लास्ट नारायण हर्बल स्पैजरिक पब्लिकेशन की पुस्तक आ रही है, द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस विथ इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेट्रा मेडिका, इस पुस्तक में मैंने लिखा है, जब हम स्टेथोस्कोप के द्वारा लंग्स को चेक करते हैं तो वहाँ जो साउंड्स मिलते हैं उन साउंड्स के बारे में। किसी ने कहा था कि ये पुस्तक यूं ही क्यों लिखते हैं सर आप? बेसिक कंसेप्ट अगर नहीं मालूम है तो हर बार ठगे जाने का डर चिकित्सकों को होता है। और एक सही मायने में जो शिक्षक है या जो पुस्तकों का लेखन करते हैं, उनका दायित्व तो बनता है कि चिकित्सकों को सही गाइडलाइन मिले, जिसमें हम सभी जानते हैं कि चाहे वो किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को मानने वाला चिकित्सक हो या रिसर्चर हो, बिना स्टेथोस्कोप के बीपी का, ब्लड प्रेशर का ज्ञान, बिना स्टेथोस्कोप के लंग्स का जांच, बिना स्टेथोस्कोप के एब्डोमेन की टेस्टिंग, बिना स्टेथोस्कोप के हार्ट के ऊपर की जो साउंड होती है उसकी टेस्टिंग नहीं समझ में आएगी। और जब नहीं समझ में आएगी तो डिज़ीज़, जिसको हम साउंड के, लंग्स को क्योंकि साउंड के आधार पे ही जाना जाता है, उसका हम व्याख्यान नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि जो पुस्तक बेसिक कंसेप्ट को लेकर के है, ये इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 5 ही थी, बट इसका नाम बदल करके द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा, जो चिकित्सकों ने सीरीज़ दी थी नाम, उसका ये पार्ट 2 है।
इस पुस्तक का नाम है द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस विथ 38 इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेटेरे मेडिका। नाम बहुत लंबा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बेसिक जानकारियां हैं, जैसे हम लंग्स को चेक करेंगे तो कौन से साउंड मिले और साउंड की मीनिंग क्या होती है। ईसीजी अगर कर रहे हैं तो उसमें जो आड़े तिरछे ग्राफ होते हैं उसका क्या मीनिंग है और उसको हम कैसे रीड करें। इसके अलावा में बीपी ऑपरेटर, जिसको हम स्पेगमेनोमीटर कहते हैं, अगर वो ख़राब हो जाए तो कैसे सुधारें, और अगर उसके द्वारा हम बीपी चेक करते हैं तो हम कैसे जानें कि क्या बीपी क्या है। इसके अलावा में हम मॉडर्न डायग्नोसिस कैसे करते हैं, चिकित्सकों को कैसे करना चाहिए उसकी जानकारी, और 38 मेडिसिन का मेटेरे मेडिका मैंने उसमें लिखने का प्रयास किया है। ये पुस्तक 21 तारीख को विमोचन हो जाएगी, और क्योंकि 26 जनवरी के वजह से सभी स्टेट्स के जो स्टेट कैपिटल होता है वहाँ लॉकिंग हो जाता है 26 तारीख की संध्या तक, और 27 तारीख से ही जो पुस्तक हो या कोई पार्सल हो डिस्पैच हो पाता है। तो 22 से 27 जनवरी हर साल का रिकॉर्डेड रहा है, मैंने इस चीज़ को नोट किया है। और यही कारण है कि पुस्तक जो भिलाई से आकर के ले जाना चाहते होंगे वो 26 जनवरी तक आकर के ले सकते हैं। 27 जनवरी से हम इसको डिस्पैचिंग प्रोसेस में डाल देंगे। 28, 29, 30, 31 4 दिन ये पुस्तक, पहले लॉट की पुस्तकें डिस्पैच की जाएंगी, और जब 31 जनवरी समाप्त हो जाएगा तो 1 फरवरी से इस पुस्तक की जो मूल कीमत है जो 2000 रुपये है ये देना होगा, साथ ही 150 रुपये अलग से कुरियर चार्ज देना होगा। और इसी के साथ एक अध्याय पूर्ण करने की मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोहोमोपैथी, नारायण हर्बल इलेक्ट्रोहोमोपैथी की जो सीरीज़ थी जिस पे हम काम कर रहे थे उसकी 5 पुस्तकों का लेखन पूर्ण हो जाएगा। इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो कि कैंसर की बुक थी, इसकी इंग्लिश पुस्तक भी पब्लिश होने गई हुई है, जिसका अनुमान है 23 तारीख को ये पब्लिश होकर के हमारे पास आ जाएगी। जिन 71 लोगों ने इस पुस्तक की बुकिंग कराई हुई है इंग्लिश की, ये पुस्तक उन चिकित्सकों को 27 तारीख से डिस्पैच हम चालू कर देंगे। 27 तारीख से इस पुस्तकों की डिस्पैचिंग हम चालू कर देंगे। और क्योंकि हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सकों को कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, अगर रोग का परिचय हम देते हैं तो इसमें जो साए साए की आवाज़ निकलती है, सांस फूलता है, इसको हम दमा कहते हैं। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एक्कम्पनी बाय wheezing साउंड ड्यू टू ब्रोंकियल स्पैस्म। फेफड़े में एक अजीब टाइप का दर्द महसूस होता है व्यक्ति को। रोग के कारण को भी जानना अति आवश्यक होता है। मुख्य रूप से पुरुषों का ये रोग है। प्राकृतिक से भावुक व्यक्ति हो, संवेदनशील व्यक्ति हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो, उन्हें ये विशेष रूप से प्रभावित करता है। आक्रमण किसी भी आयु में, इसका जो प्रथम आक्रमण के रूप में देखा जाता है वो 10 से 12 वर्ष की आयु में होता है। आधुनिक दृष्टि से इसे एक एलर्जिकल डिजीज़ माना गया है। रोग को किसी वस्तु से या रोगी को किसी वस्तु से एलर्जी हो तो उसके संपर्क में आते ही दमे के समस्त लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। इसका एक पॉइंट है, गठिया या सिफिलिस दमा को
उभरने वाले रोग होते हैं। जो ब्रोंकियल अस्थमा होता है उसको ये उभारने का काम करती है। ब्रोंकाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस भी सीधे इस रोग को पैदा करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। नाक, स्वर तंत्र, कंठ, छाती, फेफड़ों में कफ के सूख जाने से भी ये रोग पैदा होता है। प्रायः ऐसे रोगियों में कंठ नली पर दबाव, जो इन्फ्लेमेशन होता है, वो पाया जाता है और कई बार 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 जुकाम होने से भी ये पैदा होता है। दमा विस्तारित में आने वाला रोग है। कभी कभी रोग में हुए परिवर्तन, जो रोग में कंडीशन जो आती है, तो उसमें क्या बोलना चाहिए, पीड़ा भी होती है, दर्द होता है। और ऐसे में व्यक्ति को जब ख़ास तौर पे हिस्टीरिया रोग हो या मेंटल डिसऑर्डर का कोई डिजीज़ हो, तो जिसमें देखा गया है कि परिवारों में ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। जिन बच्चों को माँ से प्यार नहीं मिलता है, वैसे बच्चे भी इसके शिकार हो जाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ में मॉर्फिन नाम का तत्व होता है, उसके वजह से भी, उसके सेवन से भी व्यक्ति में दमा पैदा हो जाता है। पेट में कब्ज और गैस बनने की जो प्रक्रिया होती है, वो दमा का दौरा जो होता है उसको ये बढ़ा देती है, एक कारण ये भी होता है। कम उम्र में ही जो लोग बीड़ी सिगरेट या अन्य नशा करते हैं, उन्हें भी ये रोग हो सकता है। भाई वीडियो कॉल मत करो यार। बच्चों को ये रोग आमतौर पर खसरे और काली खांसी होने के बाद शुरू हुआ होता है। फेफड़े कमज़ोर हो जाने पर ही दमा के प्रमुख कारण देखने को मिलते हैं। इसमें जो रोग के आधार पे प्रमुख लक्षण जो होते हैं, उन्हें भी बताना ज़रूरी समझता हूँ। दमे का रोग प्रायः रात्रि में आरंभ होता है, परंतु कभी कभी ये दिन में भी देखा गया है। रोगी को दौरे के दौरान पूर्व आभास होने वाला जो लक्षण होता है, वो क्या क्या मिलते हैं? शरीर में बेचैनी, सुस्ती, नाक जो होती है उसकी ठुड्डी जो होती है, नाक की ठुड्डी, दैट मीन्स ये यहाँ पे एक अलग से खुजली टाइप का महसूस होता है। खुजली के अलावा में व्यक्ति को भूख की कमी और पेट में आफरा जैसी कंडीशंस देखने को मिलती है। पहले से अगर उत्पन्न होने लगते हैं तो उस कंडीशन में जो ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक जो होता है, वो होने का आभास व्यक्ति को होने लगता है। जो दौरे के समय होते हैं, वो रोगी जाग जाता है और उसे अपना दम घुटता हुआ और सीना जकड़ा हुआ सा मालूम होता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? जो रोगी होता है वो खिड़की खोल करके दोनों हाथों से, जो दोनों हाथ होते हैं उसको वो ऊपर उठा लेता है ताकि अधिक से अधिक हवा सीने के अंदर आ सके। सांस लेने व छोड़ने में उसको कष्ट महसूस होता है। सांस जल्दी जल्दी लेता है, सांस निकालने में ज़्यादा देर लगती है। सांस लेने व छोड़ने में कष्ट होता है, सांस जल्दी लेता है, सांस निकालने में देर लगती है। सांस लेने व छोड़ने में साए साए की आवाज़ आती है, जो दूर बैठे व्यक्ति को भी सुनाई दे देती है।
रोगी का जो चेहरा होता है वो नीला या पीला पड़ जाता है, या दिखता है कि हाँ व्यक्ति के अंदर शरीर जो हो रहा है या तो नीला हो रहा है या तो पीलापन दिखाई देने लगता है। रोगी का जो भाव होता है वो बड़बड़ाया हुआ महसूस होता है, जैसे लगता है कि कुछ हड़बड़ाहट में बड़बड़ा रहा है। गले में जो सिराएं होती हैं, जो वेंस होती हैं, वो फूलने लगती हुई, और ऐसा महसूस होता है कि रोगी पसीने से भीगा हुआ है। इसमें कई लोग डाउट करते हैं कि कहीं पेशेंट को हार्ट अटैक तो नहीं हुआ है, बट हार्ट अटैक नहीं रहता है, ये कंडीशन है। दौरे के जो अंत में थोड़ा सा कफ निकलता है, जिसमें उबले हुए साबूदाना की तरह नन्ही नन्ही गोलियों जैसा कुछ महसूस होता है। कफ निकलते ही जैसे रोगी को कुछ दम मिलता है, सोचता है कि मरने से बच गया। क्या सोचता है? मरने से बच गया। रोगी को समय समय पर रोग का भय रहता है। यही ऐसा समय है जब दम रुक कर वो प्राण न निकल जाए सोचता है। कफ निकलना शुरू होने के जो दौरे होते हैं वो तेजी से शांत हो जाती है, और जब कफ निकलता है तो चुकता है तो दौरा शांत हो जाता है। मतलब वो व्यक्ति जब कफ को थूकता है बाहर की ओर, तो वो जो खांसी होती है, दम फूलता रहता है, वो शांत हो जाता है। रोगी को बड़ी प्रायः जो होता है देखा जाता है कि बड़ी मात्रा में रंग और पेशाब में, और उसकी जो सुबह का जो बोलना चाहिए व्यक्ति को चैन से सोने का एक लत टाइप का होता है। ये सारे लक्षण व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ याद रखने वाले तथ्य हैं, नोट्स हैं। दमा का जो रोगी होता है, समय समय पर उसकी अस्वस्थ नहीं रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि व्यक्ति हमेशा अस्थमेटिक ही होता है, बट कभी कभी देखने को मिलता है कि हाँ व्यक्ति ज़्यादा क्रोनिक हो रहा है। दौरे होने पर उसको भयानक कष्ट सा महसूस होता है, पर दमा का जो जोर होता है वो दूर हो जाने पर वह स्वस्थ हो जाता है। अधिकतर ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बीमार रहते हैं। दमे का जो दौरा होता है वो कुछ मिनटों से लेकर के कुछ घंटों तक जारी रह सकता है। अक्सर देखने में आया है कि कुछ हफ्तों में प्रत्येक रात्रि में एक ही समय पर दौरा उठता है। उसके बाद कुछ हफ्तों या महीनों तक बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। जब जब उठता है तो वो कुछ समय, एक टाइम पीरियड होता है, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, वो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर पाता है। और रोग की जो पहचान है वो हम स्टेथोस्कोप से छाती की जब परीक्षा करने पर साए साए की आवाज़ जो सुनाई देती है वो, इसके अलावा में रक्त में इस्नोफिलिया जो डीएलसी होता है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, इसमें इस्नोफिलिया होता है, ये आप देखेंगे कि व्यक्ति का बढ़ा हुआ मिलता है। एक्सरे में जो श्वास नलिकाएं होती हैं उसमें अधिक स्पष्टता से दिखाई देता है कि हाँ इसमें व्यक्ति को ब्रोंकियल अस्थमा हुआ है। अगर रोग के परिणाम की हम बात करते हैं तो प्रायः बचपन से दमा जवानी में अच्छा हो जाता है, पर जवानी में हुआ दमा सदा बना रहता है। दमे का जो दौर होता है, दौरा पड़ता है, जो अटैक होता है उसका, वो बार बार पड़ते रहने से रोगी को इस्नोफिलिया, या यूँ कहूँ कि एम्फीसीमिया,
रोग हो जाता है, जिससे हर समय रोगी का सांस फूलता हुआ महसूस होता है। इसमें एक नोट करने वाली बात है, जब मध्यम आयु का जो रोगी आता है उसका अगर सांस फूल रहा है तो उसको वह बार बार खांसता हो या बार बार बलगम बाहर ना आ रही हो, जब वो खांसता हो ऐसा लग रहा है कि बलगम उठा लेकिन वो बलगम वापस बाहर नहीं निकल पाया और वो वापस पेट में चला गया। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है तो यदि कोई निकट में कोई रोगी है जिसको सांस की आवाज़, जैसे कई बार देखने को मिलता है विजिल टाइप का साउंड सुनाई देता है या सुनाई दे रहा हो, यदि रोग पुराना हो तो रोगी के जो गर्दन की जो मांसपेशियां होती हैं वो उभर कर नज़र आती हैं। ये रोगी दमा श्वास का रोगी है, ये स्पष्ट हो जाता है। इसमें चिकित्सा की जो विधि है वो भी जरूरी है और चिकित्सा में पथ्य और अपथ्य भोजन क्या होगा वो भी जानना जरूरी है। चिकित्सा विधि की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ दमा के कारण दम फूलने लगता है तो उस कंडीशन में रोगी के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो सिस्टम होता है उसमें जीवाणु जो होते हैं जिसके द्वारा आक्रमण किया गया है उनकी पहचान करने के लिए, उनकी टेस्टिंग अगर कराते हैं तो बात अलग है, लेकिन उनकी पहचान करने के लिए जिसके कारण उनको फीवर भी आ सकता है, बलगम जो है उसका कलर पीला भी हो सकता है। इन रोगियों को हम अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बात करते हैं तो मेलसेर 1 करके मेलेक्सो हर्बोकेयर डिवीज़न में एक प्रोडक्ट है, इसको आप दे सकते हैं व्यक्ति को 2 से 5 ड्रॉप तक आधा कप गर्म पानी में मिला करके पिलाएंगे। कुछ रोगियों में श्वास मार्ग के जो जीवाणु होते हैं उसके आक्रमण के कारण, जिसके कारण व्यक्ति को ज्वार होने लगता है और बलगम जो होती है वो पीले रंग की दिखाई देने लगती है। इन रोगियों को मेलसेर 1 केयर देना चाहिए। जब फीवर जो होता है वो समाप्त हो जाए और बलगम का जो रंग है वो भी साफ हो जाए तो दमे का उपचार करना चाहिए। दमे के रोगियों को इस्नोफिलिया की संभावना को ध्यान में रखते हुए रक्त परीक्षा करवा लेना चाहिए, जिसमें डीएलसी होता है उसको करवा लेना चाहिए। दमा का आक्रमण होने पर श्वासनियों की जो गला सूख जाता है मेरा भी भाई पढ़ाते पढ़ाते, श्वासनियों की जो विस्तार नीति होती है उसमें ब्रोंकियल जो ब्रोंकोडायलेटर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी में NH आस्था गो बोल के एक प्रोडक्ट है, इसको आप यूज़ करवा सकते हैं। 2 से लेके 5 ड्रॉप आधा कप गर्म पानी में मिला करके देना होता है। इसमें ट्यूशल नाम का तत्व आता है, ताकि इसमें मिलता क्या है, अगर आप पढ़ेंगे ट्यूशल को तो इसमें श्वास मार्ग में आ रही रुकावट जो होती है उसको तत्काल समाप्त करने की क्षमता होती है। इसमें व्यक्ति को एंटीहिस्टामिन जो रेमेडीज़ होती हैं, एंटीहिस्टामिन कौन सी रेमेडीज़ है इलेक्ट्रोहोमोपैथी में? WER2, एस्टेन, F2, WE और YE और GE भी है। तो आप इनमें से लेकर के कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं और इसको आप दे सकते हैं। इनसे एलर्जी वाले जो रोगी जिनको एलर्जी के वजह से ब्रोंकियल अस्थमा जनरेट हो रहा होगा वहाँ पे देना चाहिए, है ना। कब्ज दूर ना हो रहा हो तो NH नो गैस दीजिए, या तो H2, F2, H2
और इसके अलावा में जी आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें व्यक्ति को एक कष्टदायक कहना चाहिए, जो ये ब्रोंकियल अस्थमा होता है ये कष्टदायक रोग है। मूल कारणों को अगर दूर करते हैं तो शाम का खाना कम से कम, यात्रा में तो बिल्कुल कम से कम लेना होगा, नहीं तो ये डिज़ीज़ को ठीक करने की बजाय डिज़ीज़ की कंडीशन को एसिडिक करके बिगाड़ देगा। इसमें खाने वाला पथ्य और अपथ्य तथा सहायक चिकित्सा के तौर पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसकी जानकारी दे रहा हूँ। पथ्य मतलब खाने वाले। दमे के रोगी को भोजन खूब सावधानी से खिलाना चाहिए। रोटी के साथ प्रतिदिन हरी सब्जियां वाले जो साग होते हैं वो काफ़ी मात्रा में खाने को देना चाहिए। टमाटर और गाजर जो होता है इनका सलाद बना करके रोज़ाना खिलाना चाहिए। रात्रि का जो भोजन होता है वो हल्का, आवश्यक जितना हो उतना ही खाना चाहिए। प्रतिदिन मौसम का फल खाना चाहिए। कोई ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए जिससे एलर्जी का प्रभाव हो और गैस बनने। शहद और लहसुन विशेष उपयोगी रहता है। बच्चों में अगर हम ब्रोंकियल अस्थमा की बात करते हैं तो देखते हैं कि लाभ इसका जो 3 चम्मच इसमें क्या 3 चम्मच हल्दी जो होती है ना वो लेनी है। इसमें थोड़ी मात्रा में शक्कर मिला सकते हैं और इसमें संतरे का रस भी मिलाना चाहिए, इसको देना चाहिए, ये फ़ायदेमंद होता है। अपथ्य क्या है? नशे से रिलेटेड जैसे तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, आपका और भी कई चीज़ें होती हैं स्मोक्स में। इससे व्यक्ति को उसका वातावरण जो है उससे उसको अलग दूर रखना चाहिए। इसमें सहायक चिकित्सा की अगर हम बात करते हैं तो हल्का फुल्का व्यायाम नित्य करना चाहिए। खुली हवा में टहलने से लाभदायक अवसर मिलते हैं, बहुत थोड़ी देर के लिए, लेकिन धूप से जो शरीर होती है उसको लगने से जो रोज़ाना मल्टी बीटा जो मीन्स मिलता है जिसमें व्यक्ति को प्राणायाम और रोगी को जो रोग होता है उसको देखा गया है कि इसमें काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। फिटकिरी जो एक कंडीशन और आती है, फिटकिरी का जो पाउडर होता है 10 से 15 ग्रेन अगर आप चाहें तो एक जीभ पर भी रख देने से दमे का जो दौर होता है वो न्यूट्रलाइज होने लगता है। इनहेलेशन लाभकारी ही होता है। तो अगर लगता है कि हाँ मुझे जिस वे में चाहिए प्रोडक्ट का उस वे में अगर है तो बिल्कुल सराहनीय कार्य है। और इसीलिए हम नारायण हर्बल स्पाइसरी अनुसंधान केंद्र के इस कड़ी को अलग अलग वे में बांट चुके हैं। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।